Hey lovely people, welcome back to my channel रनीता कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम हिंदी का पीडीएलएड फर्स्ट ईयर के हिंदी लैंग्वेज का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2024 का। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन पेपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आ जाए आपके कल के एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता चलेगा और आपको कुछ ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़ पता चलेगी कि आपको अपना हिंदी का पेपर कैसे लिखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सामान्य निर्देश देख लीजिए। ये आपका 3 घंटे का ही पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 मार्क्स रहेंगे। ओके, सामान्य निर्देश की बात करें तो 4 भाग रहेंगे आपके, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। प्रत्येक भाग करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। पार्ट 1 में, भाग 1 में आपके पास वही 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके MCQ होंगे। देन भाग 2 में आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके अभिकथन एवं तर्क से संबंधित होंगे, यानी कि असर्शन एंड रीज़न होंगे। भाग 3 में आपके पास 8 प्रश्न होंगे और उन 8 प्रश्न में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और हर एक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा। आपको 100 शब्दों में इसका उत्तर देना रहेगा। देन भाग 4 में आपके पास 8 प्रश्न होंगे। अगेन दोबारा से आपको इनका आंसर जो है उत्तर 5 प्रश्नों का देना है। हर एक प्रश्न 8 अंक का होगा और आपको इन प्रश्नों का उत्तर 300 शब्दों में देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा भाग 1, जो कि आपका MCQ वाला रहेगा। पहला प्रश्न है, चरण कमल में समास है तो चरण कमल में तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वित्व या फिर अव्ययीभाव समास है। तो इसमें से आपका उत्तर अ सही हो जाएगा, जो कि है तत्पुरुष। तो चरण कमल में तत्पुरुष समास है। देन प्रश्न 2, पराग का पर्यायवाची है तो प्रयाग का पर्यायवाची कुसुम रज है, क्योंकि पराग भी फूलों से संबंधित होता है और कुसुम रज भी फूलों से संबंधित है। प्रश्न 3, सही वर्तनी है तो इनमें से, इन शब्दों में से कौन सी सही वर्तनी है सन्यासी की? तो ये ब सन्यासी की सही वर्तनी है। प्रश्न 4 है, कमायनी किसकी रचना है? तो कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 5, यति गति बलाघात किससे संबंधित है? तो यति गति बलाघात किससे संबंधित होता है? ये होता है मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित, क्योंकि जब हम बोलते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, तो बोलकर हमें अपनी यति का, गति का और बलाघात का। प्रश्न 7, वाचन, व्याख्या, भाव विश्लेषण किसके अंग है? तो ये सब आपके पद्य शिक्षण के अंग होते हैं। आगे, देवेंद्र का संधि विच्छेद है। इनमें से देवेंद्र का सही संधि विच्छेद अ देव जमा इंद्र है। प्रश्न 9, दुर्भिक्ष शब्द संबंधित है अकाल से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, उत्सुक का विलोम है। इनमें से उत्सुक का विलोम अनुत्सुक होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया भाग 1। भाग दूसरा आता है हमारा अभिकथन एवं तर्क से संबंधित प्रश्न, जो कि असर्शन एंड रीज़न होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा है प्रश्न 11, अभिकथन है भाषा व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है। तर्क दे रखा है भाषा और विचारों का अटूट रिश्ता है। तो दोनों ही कथन सही है और ये यहाँ पर सही हो जाएगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसमें आप ऑप्शंस को बिल्कुल ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको फर्स्ट ऑप्शन ये वाला दिया जाता है, ए में आपका ये डाला जाता है दैट assertion and reason both are correct and reason is correct explanation of assertion, राइट। तो यहाँ पर आपका स होगा यहाँ आपके क्वेश्चन पेपर में। तो ऑप्शंस को बिल्कुल ही ध्यान से पढ़िएगा, गलत टिक मत करके आना, ध्यान रखना होता है। ठीक है। प्रश्न 6 है, प्रत्यक्षीकरण, अर्थग्रहण, प्रयोग किससे संबंधित है? तो ये सब आपका श्रवण से संबंधित होता है। प्रश्न 12, अभिकथन दे रखा है, इसमें भाषा शिक्षण के सभी उद्देश्य एक दूसरे के सहयोगी है।
तो ये तो बिल्कुल सही है। सारे उद्देश्य जो होते हैं भाषा शिक्षण के वो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तर्क की बात करें तो कक्षा के स्तर के अनुरूप उद्देश्यों का स्तर कम या अधिक होता है। ये भी बिल्कुल सही है कि एक बच्चे के कक्षा के स्तर के अनुरूप ही उसके उद्देश्य का स्तर, उसकी परीक्षा की उद्देश्य का स्तर होता है ना, कि उसको क्या क्या पढ़ाना चाहिए, क्या क्या उसको ज्ञान देना चाहिए, वो सारी चीज़ें बच्चे के कक्षा के स्तर के अनुरूप होती है। तो दोनों ही सही है, लेकिन सही तर्क नहीं दे रखा, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। आगे देखते हैं प्रश्न 13। अभिकथन दे रखा है, इसमें कहानी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। ये तो बिल्कुल सही है कि कहानी गद्य की क्या होती है, सर्वाधिक लोकप्रिय विधा होती है। तर्क में दे रखा है, कहानीकार देशकाल के आधार पर कहानी का लक्ष्य निर्धारित करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आप जैसे ही पिछली आप पूरी बुक पढ़ोगे, ये वाला आप यूनिट पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि कहानीकार जो होता है वो देशकाल के आधार पर ही कहानी लिखता है, ठीक है। उसके जो भी चल रहा होता है देश में, जो भी आसपास हो रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के निर्धारित वो अपनी कहानी लिखता है। तो देखते हैं इसका आंसर दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी देता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अभिकथन में दे रखा है निदानात्मक शिक्षण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, वो इसलिए क्योंकि आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड इन हिंदी। जैसे कि आप देख भी रहे होगे कि मैं हिंदी के शब्द भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ इतने, तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं हूँ अच्छी हिंदी में, तो मैं नहीं चाहती कि यार मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए कि वो क्वेश्चन आए ही ना, ठीक है। बट जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निदानात्मक शिक्षण और उपरात्मक शिक्षण ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन एंड सोसाइटी वाली जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें से 80-90% क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। लॉन्ग में आपके 3 मार्क्स में आए थे, 5 मार्क्स में आए थे। इवन मैंने जो आपको वन शॉट में बताया था कि ये वाले क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में MCQ में और रिजर्वेशन एंड रीज़न में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन MCQ और रिजर्वेशन रीज़न में आए थे। तो मैं यही अपना बना के रखना चाहती हूँ, अपना वी कैन से अपना यही इम्प्रेशन बना के रखना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं बताऊँ वो आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए। तो हिंदी में आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट, इसलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड नहीं करूँगी। आई एम सो सॉरी फॉर डैट, बट बहुत सारे पीपल टीचर मुझे मैसेज कर रहे थे कि प्लीज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दीजिए, बट सॉरी फॉर डैट, बट आई कांट अपलोड इट बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। आई नो कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दिया करूँगी। तो अभिकथन में निदानात्मक शिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो ये बिल्कुल सही है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण एक ही सिक्के के, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तर्क में दे रखा है शिक्षा शास्त्रियों ने कई प्रकार के निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण किया है, तो ये भी सही है ना। तो बहुत सारे निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया है, लेकिन इसमें तर्क ये सही नहीं दे रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि मैं हिंदी में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने ये वाला जो PDF आपका आंसर का है वो मैंने एक स्पेशलाइज्ड टीचर्स की गाइडेंस से ही बनाया है, सो डोंट वरी अबाउट डैट कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत मिलेगा। 15th क्वेश्चन है आपका। अभिकथन में दे रखा है वर्तमान शिक्षा पद्धति में पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण स्थान है ना वर्तमान शिक्षा पद्धति में। पाठ्य पुस्तक के बिना आपने और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा है कि टेक्स्ट बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होती है, राइट, तो ये बिल्कुल सही है। तर्क देखिए, पाठ्य पुस्तकें शिक्षा के विकास एवं प्रसार की बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा करती है, बिल्कुल सही है। तर्क भी दे रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। आगे आ जाइए भाग 3 पे। तो भाग 3 आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न रहते हैं, हमने देख ही लिया है।
100 शब्द में आपको इसका आंसर उत्तर देना होता है। तो पहला इसमें 16वां प्रश्न है, भाषा के विचारात्मक एवं भावनात्मक उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं। देखो, मैं इम्पॉर्टेंट में एक चीज़ और बता दूं कि आपके कौशल जो है, आपके जितने भी कौशल है सारे बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। उनमें से कोई ना कोई कौशल तो ज़रूर आएगा, लिख के ले लो। 100% गारंटी है, या तो 3 मार्क्स में आएगा या फिर आपका 8 मार्क्स में आएगा। तो कौशल, सारे कौशल आप अच्छे से कर लीजिए। वैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आपका 16th क्वेश्चन। आंसर देखने से पहले ये देख लीजिए कि अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। इवन ये वाली वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्यूपिल टीचर का मैसेज आया था कि हिंदी के PYQ प्रोवाइड कर दीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व होती है। साथ ही साथ आप किसी भी चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। साथ ही साथ आगे जो आपकी सेकंड ईयर में आपकी हेल्प करने के लिए मैं बिल्कुल रहूँगी, तो अभी के अभी दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो बोलने वाली बात ही नहीं है। चलिए उत्तर देखते हैं। भाषा के विचारात्मक और भावनात्मक उद्देश्य दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। विचारात्मक उद्देश्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है भाषा का उपयोग हम अपने विचारों, ज्ञान और तर्क को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए करते हैं। कि हम भाषा का रूप किस लिए करते हैं? कुछ भी सोचने के लिए, ठीक है, या ज्ञान प्राप्ति के लिए, या तर्क स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए, रीज़न बताने के लिए हम विचारात्मक उद्देश्य का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी समस्या पर विचार करते हैं या कोई विचार प्रस्तुत करते हैं, तो भाषा हमें उस विचार को दूसरे तक पहुंचाने में मदद करती है। ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम अपने कुछ भी थिंकिंग को, अपने आइडियाज़ को, विचारों को अगर हमें दूसरे तक पहुंचाना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे। तो यही हमारा विचारात्मक उद्देश्य होता है। वहीं भावात्मक उद्देश्य में भाषा का उपयोग हमारी भावनाओं, इच्छाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में कविता, गीत या साहित्यिक रचनाएं हमारी आंतरिक अनुभवों और भावनाओं का रूपांतरण होती है। ठीक है, भावात्मक उद्देश्य में हम क्या करते हैं? अपनी जो भी फीलिंग्स होती है, इच्छाएं होती है, विशेष होती है, वो सब हम व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा दोनों उद्देश्य के माध्यम से हमारी सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक संबंधों को आकार देती है। विचारात्मक उद्देश्य हमें सोचने और समझने में मदद करता है, जबकि भावनात्मक उद्देश्य हमें भावनात्मक अनुभवों, ठीक है, कुछ समझने के लिए, कुछ फीलिंग्स को महसूस करने के लिए, अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसलिए हमारे विचारात्मक और भावनात्मक उद्देश्य दोनों महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, बस लिखना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले विचारात्मक उद्देश्य क्लियर करे हैं, उसके बाद भावनात्मक उद्देश्य क्लियर करे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, श्रवण कौशल भाषा का मूलभूत कौशल है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखो, कौशल वाला आ गया ना प्रश्न, तो श्रवण कौशल आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी कौशल आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेंगे ज़रूर। लिख के ले लीजिए, कल ही आपका पेपर है, कल आके चाहे दोबारा इधर कमेंट में आके दोबारा देख लीजिएगा कि कौशल का प्रश्न आया है या नहीं आया। तो कौशल का प्रश्न आता ही आता है, चाहे वो कोई भी कौशल पूछे, श्रवण नहीं तो कोई और कौशल पूछ लेगा। ठीक है, तो श्रवण कौशल भाषा का मूलभूत कौशल होता है। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। तो इस कथन की पुष्टि पूरी तरह से की जा सकती है। भाषा सीखने और समझने के लिए श्रवण कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप कैसे भाषा सीखेंगे? भाषा जो बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा पहले सुनता है, सुन के फिर बोलता है ना, कॉपी करने की कोशिश करता है। तो भाषा जब तक हम सुन नहीं पाएंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। किसी भी भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए पहले उस भाषा को समझना आवश्यक है, और इसके लिए श्रवण कौशल सबसे पहले काम आता है।
अब जब हम किसी भाषा को सुनते हैं, हम है ना, जब भी हम किसी भी भाषा को सुनते हैं तो हम उससे उच्चारण, शब्दों के प्रयोग, वाक्य संरचना और भावनाओं को समझते हैं। यह हमें भाषा का सही उपयोग सिखाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी से संवाद करते हैं, जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, तो उसे सुनने से ही हम सही तरीके से उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। अगर मैं सुन ही ना पाऊँ, अगर आप सुन ही ना पाओ, तो क्या आप इस वीडियो से कुछ भी ज्ञान प्राप्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार श्रवण कौशल भाषा के समझने और उसका प्रभावी उपयोग करने में आधारभूत भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। लेखन आरंभ योग्यता से क्या अभिप्राय है? इस योग्यता के विकास के लिए शिक्षक कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। लेखन आरंभ योग्यता से अभिप्राय है छात्र के भीतर लेखन की प्रारंभिक क्षमता और उसकी शुरुआत करने की तैयारी। कि एक छात्र के अंदर, एक बच्चे के अंदर क्या करना है? लेखन की प्रारंभिक क्षमता, कि बच्चा लिख पाए, उसकी स्किल जो है, रिटन स्किल जो है वो डेवलप करने। इसका मतलब यह है कि छात्र को लेखन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, ताकि वह अपना विचार सही तरीके से कागज़ पर उतार सके। कि जो भी बच्चा सोच रहा है, जो भी बच्चे के विचार है, वो बच्चा अपने तरीके से, सही तरीके से उसको एक कागज़ पर लिख सके। लेखन में एक स्पष्ट उद्देश्य और विचार का होना आवश्यक होता है ताकि लेखन सफल हो सके। इस योग्यता का विकास करने के लिए शिक्षक कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? इसका उत्तर देखिए। वाचन और श्रवण, ये आपको क्वेश्चन में आपको ये नहीं लगाना, ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हैं। वाचन और श्रवण, छात्रों को अच्छी किताबें और लेख सुनाना ताकि वो शब्दों को, वाक्य संरचना को समझ सके। प्रेरणा देना, बच्चों को प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, उनके विचारों को शब्दों में बदलने की आज़ादी देनी है। प्रारंभिक अभ्यास करवा सकते हैं कि बच्चों को छोटे छोटे लेखन कार्य हम दे सकते हैं, जैसे डायरी लिखने के लिए दे सकते हैं, पत्र लिखने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद है फीडबैक और सुधार। बच्चों को ये ऐसा नहीं है कि आपने लेखन लिखने के लिए दिया, उसके बाद आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं। बच्चे को फीडबैक भी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो छात्रों को उनके लेखन पर उचित प्रतिक्रिया देना और सुधार की दिशा दिखाना। तो इस प्रकार से शिक्षक छात्र की लेखन योग्यता बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा है इस क्वेश्चन में हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक ये वाला और फिर एक ये वाला। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है अधूरा। अच्छे से पहले प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा और एंड में कंक्लूजन लिखना ना भूलिएगा। वो आपके क्वेश्चन को, एक आपके उत्तर को बहुत ही अच्छी वेटेज प्रोवाइड करता है और प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के विकास के लिए आप कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग करेंगे? उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के विकास के लिए कई प्रकार की हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। इन क्रियाओं का उद्देश्य छात्रों को सोचने, कल्पना करने और नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। निम्नलिखित कुछ प्रभावी क्रियाएं हैं, जैसे कि कहानी लेखन। हम बच्चों को क्या कह सकते हैं? बच्चों को किसी भी विषय पर हम कह सकते हैं कि आप लिख के दिखाइए, ठीक है, कहानी लिखिए। जैसे कि अगर मैं कोई सोनपरी होता, अगर मैं कोई सुपर हीरो होता, तो बच्चा क्या है, उस अकॉर्डिंग अपनी कल्पनाओं के अकॉर्डिंग, अपने विचारों के अकॉर्डिंग ही उस कहानी को आगे लिखेगा। अगला है चित्रकला और कला कार्य। तो छात्रों को एक विशेष विषय पर हम चित्र बनाने के लिए कह सकेंगे, जैसे प्राकृतिक आपदा हम कह सकते हैं। इसमें वो अपने विचारों और चित्रों के माध्यम से व्यक्त करेंगे। तीसरा, समूह चर्चा। हम क्या कर सकते हैं? डिस्कशन करवा सकते हैं। छात्रों को कोई भी एक विशिष्ट और विषय दे सकते हैं और बच्चों को कह सकते हैं कि अपने विचार बताइए, जैसे कि हमारा पर्यावरण कैसे बचाए। तो बच्चा अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसका उत्तर देगा। 4th, रचनात्मक नाटक हम करवा सकते हैं या नृत्य करवा सकते हैं। तो छात्रों को एक कहानी पर आधारित नाटक या नृत्य प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए हमें। इससे उनका टीम वर्क और रचनात्मक सोच विकसित होती है।
तो लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, इन गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होता है जो उन्हें नई विचारधाराओं को अपनाने और समस्या समाधान में सक्षम बनाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 20, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, चर्चा कीजिए। तो चलिए देखते हैं, संप्रेषण हमारा यही होता है, संचार होता है। तो संचार को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं जो किसी संदेश को प्रभावी और या अप्रभावी बना सकते हैं। जैसे कि हमारा होता है संदेश, मैसेज। तो संदेश का स्पष्ट और सटीक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर संदेश अस्पष्ट है या फिर अधूरा है तो वह सही तरीके से नहीं समझा पाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। संदेश सरल होना चाहिए, आसान भाषा में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस आंसर को बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिख दूँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट हिंदी, शुद्ध हिंदी में लिख दूँ, तो क्या आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। कुछ बच्चे समझ जाएंगे, कुछ पीपल टीचर्स नहीं समझ पाएंगे। तो संदेश हमेशा सरल होना चाहिए और आसान भाषा में प्रस्तुत होना चाहिए। दूसरा, संचार का माध्यम यानी कि मीडियम। तो संदेश को कौन से माध्यम या कैसे हम कह सकते हैं, लिखित माध्यम से हम समझा रहे हैं, मौखिक से समझा रहे हैं, दृश्य से समझा रहे हैं, डिजिटल से समझा रहे हैं। तो किस माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है वो हमारा होता है संचार का माध्यम। उसके बाद है संदेश का प्रसारक। संदेश का प्रसारक हमारा सेंडर होता है। तो संदेश को भेजने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो संदेश को भेजता है वो संचारक, संदेश का प्रसारक होता है। रिसीवर, प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता क्या है? जिस तक वो संदेश पहुंच रहा है। रिसीवर, तो जिस तक वो संदेश ग्रहण हो रहा है, पहुंच रहा है, वो हमारा होता है रिसीवर। फिफ्थ है संदेश का संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट। किस संदेश का संदर्भ? किसी संदेश का संदर्भ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह संदेश को सही समय और स्थिति में भेजने की बात करता है। यदि संदर्भ सही नहीं होगा तो संदेश का प्रभाव घट सकता है, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं भी संचार पर प्रभाव डाल सकती है। जैसे कि किसी संस्कृति में जो शब्द या तरीका स्वीकार्य होता है वह दूसरी संस्कृति में गलत समझा जाता है ना। उसके बाद है शारीरिक और मानसिक अवरोध यानी कि बैरियर्स होते हैं जो हमारा शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। जैसे कि शोर हो सकता है, दूरियां हो सकती है, तकनीकी समस्याएं, जैसे आपका, मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रही हूँ, आपका नेटवर्क इशू है, ठीक है, आप नहीं समझ पाए उस चीज़ को, या फिर हमारी टीम्स पर या आपकी जूम पर कोई मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और बीच में आपका नेटवर्क इशू हो गया, तो उस टाइम आप उस बात को नहीं समझ पाए, तो वो हमारा होता है तकनीकी समस्याएं। और मानसिक समस्याएं होता है जैसे तनाव। अब पढ़ तो रहे हो पर आपका दिमाग तो कहीं और है कि यार मेरा ईटी का पेपर तो बहुत ही बुरा गया, मैं कैसे, वैसे तो गया नहीं होगा, ईटी का पेपर बहुत सही था, अच्छा आया था, तो कुछ बच्चे कुछ ऐसे सोच रहे होंगे, कोई और बात का तनाव होगा, ठीक है, होता है तनाव। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, सुन ही नहीं रहे हो, तो वो एक बैरियर हुआ। तो ये सारा हमारा होता है शारीरिक और मानसिक अवरोध। अब आता है लास्ट में कंक्लूजन। इन कारकों को समझकर संचार को और अधिक प्रभावी और स्पष्ट बनाया जा सकता है। तो अब एक और बात बता दूं कि ये जो संचार वाला टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी जितना मुझे पता है। मुझे पता है संचार में मैं श्योर हूँ, मैं आपका कौशल वाले में श्योर थी, तो मैंने आपको दोनों बता दिए। मैंने आपको ईटी के पेपर में भी कहा था कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आएगा और वो आया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मापन तथा मूल्यांकन में साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने अभी आपको कहा था कि आपका मूल्यांकन भी ज़रूरी है, तो ये वाला प्रश्न भी आपका आ सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मूल्यांकन का अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। जहाँ पूरी बुक पढ़ रहे हो तो यार ये 2-4 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, ताकि इनमें से तो क्वेश्चन आ ही रहे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से करके जाइए तो आपके निकल तो जाएंगे कि यार हाँ हमने करा है, कुछ क्वेश्चन तो हम करके आए हैं पूरे अच्छे से। तो मापन और मूल्यांकन दोनों शब्द शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अक्सर उपयोग किए जाते हैं, अक्सर उपयोग किए जाते हैं। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, तो मापन भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, बट जो मूल्यांकन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मापन क्या होता है? मेजरमेंट करना। मापन का मतलब है किसी वस्तु या घटक की मात्रात्मक विशेषताओं का आकलन करना। तो यह संख्यात्मक रूप से किया जाता है। जैसे कि आपका छात्र के 80 अंक मिले हैं तो यह माप है क्योंकि वह संख्या से व्यक्त किया जा रहा है। तो जो आपके ऐसे वाले होते हैं ना, 80 में से आपके आ गए
लेट्स टेक 60 मार्क्स आ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर से क्या हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है, तो वो हमारा कहलाता है मापन। तो हमेशा याद रखना जहाँ भी नंबर होंगे वो हमारा होगा मापन, मेजरमेंट। आगे आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मापे हुए आंकड़ों या जानकारी का विश्लेषण किया जाता है और इसके आधार पर किसी चीज़ या व्यक्ति की गुणवत्ता, सफलता या स्थिति का मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो यह सामान्यतः गुणात्मक होता है, जो सिर्फ संख्याओं के आधार पर नहीं, बल्कि तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये संख्या नहीं होती है, नंबर्स नहीं होते हैं, नंबर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इवैल्यूएट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शिक्षक किसी छात्र की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करता है तो वह न केवल अंकों को देखेगा, मार्क्स के साथ साथ अंकों के साथ साथ बच्चे के विचार, समझ, विचार प्रक्रिया और विकास की स्थिति का भी मूल्यांकन करेगा। तो ओवरऑल बच्चे की जो डेवलपमेंट है उस पर टीचर फोकस करेगा और बच्चे को इवैल्यूएट करेगा, मूल्यांकन करेगा बच्चे का। सारांश में आप लिख सकते हैं, मापन केवल संख्यात्मक और मात्रात्मक आकलन है और मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन में मापे गए आंकड़ों के आधार पर गुणवत्ता और अन्य पहलुओं का गहन विश्लेषण किया जाता है। अन्य पहलू भी होते हैं उसमें, सिर्फ आपका गुणवत्ता नहीं होता है, आंकड़ नहीं होता है सिर्फ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न गद्य शिक्षण के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालिए। तो आपका गद्य शिक्षण हो गया, पद्य शिक्षण हो गया, ये सारे शिक्षण के जो प्रक्रिया होते हैं या शिक्षण होते हैं, ये सारे भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। गद्य शिक्षण के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते हुए हम यह समझ सकते हैं कि गद्य यानी कि प्रोज का शिक्षण छात्रों को भाषा के रचनात्मक और तर्कपूर्ण रूपों को समझने और उपयोग करने में मदद करता है। तो कैसे मदद करता है, जैसे कि शब्दावली, बच्चे की वोकैबुलरी को इंक्रीज करता है, डेवलप करता है। तो गद्य के शिक्षण में शब्दों का सही प्रयोग और उनकी अर्थ समझ को बढ़ाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो छात्रों का विभिन्न शब्दों और उनके संदर्भों को समझना गद्य शिक्षण का एक अहम हिस्सा है कि बच्चे जो है अलग अलग शब्दों को ग्रहण कर पाते हैं, उनके अर्थों को ग्रहण कर पाते हैं। तो शब्दावली बच्चों की क्या होती है, डेवलप होती है। वाचन क्या है, यानी कि रीडिंग। तो बच्चा जब गद्य का पढ़ना छात्रों की समझ और विचारधारा को विकसित करने में मदद करता है। तो वाचन में छात्र शब्दों के प्रयोग, व्याकरण और लेखन की शैली को समझते हैं। तो साथ ही वे गद्य के विभिन्न प्रकारों जैसे कथा, निबंध, पत्र आदि के बारे में भी जानते हैं। तो बच्चा वाचन करना सीखता है। तीसरा, लेखन मतलब राइटिंग। तो गद्य लेखन छात्रों को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से कागज पर उतारने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, ठीक है। तो बच्चा जो है अपने विचारों को एक कागज पर अपने तरीके से लिख पाता है। चौथा, समझ और विश्लेषण, कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस। तो गद्य शिक्षण में महत्वपूर्ण है कि छात्र पढ़े गए गद्य को सही ढंग से समझे और उनका विश्लेषण कर सके। यह उनकी आलोचनात्मक सोच और समझ को बढ़ाता है, जिससे वे गद्य में छिपे हुए संदेश या विचारों को पहचान सके। अगला है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, गद्य शिक्षण में संचार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। छात्र अपने विचारों को पढ़ने, लिखने और सुनने के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इस संचार कौशल को प्रगति देने का एक तरीका है। तो सारांश में हम लिख सकते हैं कि गद्य शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सही शब्दों का प्रयोग, वाक्य संरचना, लेखन की शैली और व्याकरण की समझ सिखाना है। इसके माध्यम से वे प्रभावी ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करने, पढ़ने और लिखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए, एक और कौशल का आपका आ गया प्रश्न, जिसमें आपको ये बताना है कि आप बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के लिए क्या करेंगे। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा सकते हैं आपसे। श्रवण अभिव्यक्ति कौशल का पूछा जा सकता है कि आप कैसे श्रवण अभिव्यक्ति कौशल को, लिखित मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को कैसे आप विकसित करेंगे एक छात्र में। तो आपको ये भी अच्छे से प्रश्न आने चाहिए सारे कौशल के। पहला आता है कहानी सुनाना। हम बच्चों को अपनी पसंदीदा कहानी सुनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना, कि बच्चा जो है बोले और अपने विचारों को व्यक्त करे। दूसरा, चर्चाएं और संवाद। बच्चों को छोटे समूह में चर्चा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकें।
चित्र के बारे में बोलना, तो बच्चों को कोई भी चित्र दिखा सकते हैं हम और बच्चों को कह सकते हैं कि इस चित्र के बारे में आप बोलिए। इससे बच्चे की कल्पना शक्ति और शब्दावली में सुधार होगा। चौथा, नाटक और अभिनय। अभिनय बच्चे से क्या करवा सकते हैं? आप नाटक या भूमिका निभाने के लिए कह सकते हैं। इससे बच्चे संवाद में भावनाओं को जोड़ते हैं और आत्मविश्वास उनका बढ़ता है। पांचवा, कविता और गीत। तो बच्चों को कविता या गीत गाने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, जिससे उनकी भाषाई क्षमता और उच्चारण सुधरता है। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि इन विधियों से बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल विकसित होता है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा भाग 4, जिसमें आपको 300 शब्द में उत्तर देना है। चलिए देखते हैं प्रश्न। व्याकरण शिक्षण से आप क्या समझते हैं? 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विशेषण पढ़ाने हेतु पाठ योजना का निर्माण करिए। तो देखो, पाठ योजना का भी कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है, तो पाठ योजना भी कोई ना मतलब देख लीजिएगा और ये आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, मैं तो यही कहूँगी। बट अगर आपको पाठ योजना अच्छे से बनाना नहीं आता और आपको डाउट रहता है, तो आई विल सजेस्ट कि नहीं बनाना, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होगा, एक तो टाइम जाएगा आपका और आप सोचने में इतना टाइम लगा दोगे कि अब इसमें क्या लिखूँ, इस स्टेप में क्या लिखूँ, इस स्टेप में क्या लिखूँ, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, और फिर हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए। तो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना किसी भी प्रश्न में। अब आ जाता है हमारे पास व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को भाषा के नियमों, संरचना और उनके उपयोग के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे भाषा का सही तरीके से प्रयोग कर सकें, है ना? इसमें शब्दों के प्रकार, वाक्य संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि की समझ विकसित की जाती है। तो विशेषण क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव, वह शब्द है जो संज्ञा, व्यक्ति, स्थान, वस्तु की विशेषता या गुण को व्यक्त करता है। ठीक है, अब 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों को विशेषण पढ़ाने के लिए पाठ योजना इस प्रकार हम बना सकते हैं। इसमें आपको ऐसे ही बनाना है जो आपका आता है। सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे आप, ठीक है, क्या क्या उद्देश्य होंगे। फिर पाठ का प्रारंभ करेंगे 5 मिनट, फिर मुख्य भाग लिखेंगे 25 मिनट का आपका होगा, जिसमें आप विशेषण के प्रकार बताएंगे। ये वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप उदाहरण देंगे, विशेषण के उदाहरण देंगे, फिर 5 मिनट बच्चे को अभ्यास करवाएंगे, फिर लास्ट में आपको समाप्ति करनी है 5 मिनट। बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारांश में आप लिख सकते हैं कि इस पाठ से विद्यार्थी विशेषण के प्रकार और उनका सही उपयोग समझ पाएंगे और भाषा में सुधार करेंगे। अगला प्रश्न है, पठन कौशल का क्या महत्व है? प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में पठन रुचि उत्पन्न करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? उदाहरण एवं तर्क के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो, एक और कौशल आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे पठन कौशल आ गया, और सोचो आपके कल के एग्जाम में कौशल ही भरे हो, फिर आके मुझे थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। तो देखिए, पठन कौशल क्या है? पठन कौशल का महत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि यह बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पठन कौशल से बच्चों की शब्दावली देखा ही हमने कि बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, भाषा समझ, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है। इसके द्वारा वे न केवल सही शब्दों का उच्चारण करते हैं, बल्कि संदर्भ के अनुसार शब्दों का सही उपयोग भी सीखते हैं। साथ ही पठन जो है वो बच्चों में समझ और समस्या हल करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे बच्चों का ज्ञानवर्धन होता है और वे नए विचारों को समझने में सक्षम होते हैं। तो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में पठन रुचि अगर हमें उत्पन्न करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चों को चित्र पुस्तकों का उपयोग हम करवा सकते हैं बच्चों के लिए। जब बच्चा चित्र देखता है तो उसको वो बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है। वहीं जो बुक जो भी आपका पुस्तक बिना चित्र के होती है, उस बुक को बच्चा बोरिंग समझता है और बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। तो चित्रों वाली पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है आकर्षित होगा। सेकंड है हमारा कहानियाँ और कविताएं। तो सरल और मज़ेदार कहानियाँ या कविताएं बच्चों को पढ़वानी चाहिए, जैसे लालची कुत्ता, सुनहरा पक्षी। जैसे कहानियाँ बच्चों की कल्पना को उत्तेजित करती है और उनकी रुचि को बनाए रखती है। तीसरा, रचनात्मक गतिविधियाँ। बच्चों को पढ़ी गई कहानी या कविता पर आधारित चित्रकला या नाटक गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे बच्चे को पठन का व्यवहारिक अनुभव होता है और वे सामग्री से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगला, समूह पठन।
तो बच्चों को समूह पठन हम करवा सकते हैं, बच्चों को समूहों में बांटकर एक साथ पठन करवा सकते हैं। इससे वे एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी समझ को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। नियमित पठन अभ्यास हम करवा सकते हैं कि बच्चों के लिए एक निर्धारित समय तय कर सकते हैं जिसमें वे हर दिन कुछ समय पठन करेंगे। यह उनकी आदत में शामिल हो जाएंगे और पठन की रुचि बढ़ेगी। ठीक है, उदाहरण, यदि हम बच्चों को सिंह और उसके साथी की कहानी पढ़वाते हैं तो वे न केवल कहानी के पात्रों से जुड़ेंगे बल्कि उस कहानी से जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ भी सीखेंगे। ठीक है, तो सारांश में आप लिख सकते हो कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में पठन रुचि उत्पन्न करने के लिए सामग्री, रचनात्मक गतिविधियाँ और नियमित अभ्यास महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा बच्चों में पठन कौशल न केवल बढ़ाया जा सकता है बल्कि उनकी समग्र सोच और विकास को भी सुदृढ़ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण व पद्य शिक्षण में अंतर स्पष्ट करते हुए कविता में रुचि विकसित करने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, विस्तार में समझाइए। तो दोबारा से देखो, गद्य वाला प्रश्न आ गया आपका, तो गद्य पद्य शिक्षण जो है ये वाला भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखते हैं, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर इस प्रकार है। गद्य शिक्षण क्या होता है? गद्य वह प्रकार है जिसमें विचारों को बिना लय और छंद के प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम वाक्य या फिर पैराग्राफ का उपयोग होता है, जैसे कि कहानी हो गई, निबंध हो गया, पत्र हो गया। गद्य का उद्देश्य बच्चों को स्पष्टता और सटीकता से विचारों को व्यक्त करना सिखाना होता है। उदाहरण, निबंध, पत्र, कहानी। ठीक है, ये सब हमारा आता है गद्य शिक्षण में। पद्य शिक्षण क्या होता है? जैसे हमारी कविताएं है ना, तो पद्य वह प्रकार है जिसमें लिखी हुई सामग्री लयबद्ध होती है और छंद का उपयोग किया जाता है। पद्य में शब्दों के चयन के साथ साथ भावनाओं और कल्पना का भी समावेश होता है। पद्य का उद्देश्य बच्चों को कविता की लय, भावनाओं और रचनात्मकताओं के साथ जोड़ने का अवसर देना है। उदाहरण, कविता हो गई, गीत हो गया, गीतात्मक लेख हो गया। तो ये सब हमारा पद्य शिक्षण में आता है। अब देखते हैं कविता में रुचि विकसित करने के साधन हम क्या क्या अपना सकते हैं। तो पहला, चित्र पुस्तकों का उपयोग हम कर सकते हैं। बच्चा जब चित्र देखता है, चित्र वाली पुस्तकें देखता है, तो बच्चे की रुचि उत्पन्न होती है, बच्चे आकर्षित होते हैं। उदाहरण, रंगीन तितलियां या सपनों का जंगल जैसी चित्र पुस्तकों से बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को कविता में रुचि विकसित की जा सकती है। दूसरा है हमारा कविता पाठ और अभिनय। तो बच्चों को कविता के भाव को समझाने के लिए अभिनय यानी कि रोल प्ले हम करवा सकते हैं, जिससे बच्चा जो है खुद जो भी पात्र होते हैं कविता के उसको निभाता है, तो वे कविता को और अच्छे से समझ सकता है। उदाहरण, चांद और सितारे कविता में अभिनय के माध्यम से बच्चों को कविता के भाव का एहसास होगा। अब नेक्स्ट है संगीत और लय। तो कविता को लयबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, बच्चों के साथ में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे की रुचि उत्पन्न हो। जैसे कि नन्हा मुन्ना राही, अगर ऐसे बोल दिया नन्हा मुन्ना राही, तो बेटा वो नहीं समझ पाएंगे, वो ना उनकी रुचि जो है, उनका इंटरेस्ट जो है वो नहीं बन पाएगा। यही अगर सही तरीके से बोला जाए, सही संगीत और लय के साथ बोला जाए, नन्हा मुन्ना राही हूँ, तो इस तरीके से बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, बच्चे की रुचि उत्पन्न होगी। अगला है कविता लेखन। बच्चों को खुद कविता लिखने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, जिसमें बच्चे की रचनात्मकता विकसित होगी। उदाहरण, बच्चों में मेरे प्रिय फूल या मेरा दोस्त, उसके बारे में आप ऐसे विषय दे सकते हैं जिससे बच्चा जो है वो रुचि के साथ लिखेगा। अगला है चित्रण। तो बच्चों को कविता पढ़ने के बाद उस पर चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं। इससे बच्चा जो है वो अच्छी समझ पाएगा कि कविता में क्या था, कविता के भाव को समझ पाएगा। ठीक है, तो सारांश लास्ट में हम लिख देंगे कि कविता में रुचि विकसित करने के लिए बच्चों को कविता के विभिन्न रूपों, चित्रण, अभिनय, संगीत और लेखन के माध्यम से प्रेरित करना चाहिए। ये विधियाँ बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाती है और उन्हें कविता के साथ जुड़ने का अवसर देती है। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण करते हुए अध्यापक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, समझाइए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका उत्तर। दोबारा से देखिए, दोबारा से हमारा मूल्यांकन आ गया और एक चीज़ मैं कह दूँ, CCE यानी कि आपका
सतत और व्यापक मूल्यांकन आएगा ही आएगा। तो इसको भी इवैल्यूएशन वाले तो आएंगे, यानी कि मूल्यांकन वाला तो कोई ना कोई प्रश्न आएगा ही। तो अच्छे से देख लीजिए इसको। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना होता है। यह मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि वो निरंतर चलती रहेगी। सतत का मतलब है कि वो निरंतर होती रहेगी, जिसमें शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखा जाता है। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि हर एक एक्सपेक्ट को, बच्चे की हर एक एक्सपेक्ट को क्या करा जाता है, इवैल्यूएट करा जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की क्षमता और कौशल को पहचानना, उन्हें सही मार्गदर्शन देना और उनकी शिक्षा में सुधार करना होता है। तो सतत मूल्यांकन केवल एक परीक्षा पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के परीक्षणों और गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। यह विद्यार्थियों के सुधार और उन्नति को ट्रैक करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखते हैं, एक अच्छा प्रश्न पत्र तैयार करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो विषय और पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रश्न, फिर प्रश्नों की विविधता पता होनी चाहिए कि कैसे, किस तरीके के प्रश्न हैं, ठीक है। क्या वो क्या वो MCQ है, सही गलत वाले हैं, दीर्घ है या फिर लघु है, ये पता होना चाहिए। तीसरा है संतुलित कठिनाई स्तर, ठीक है, कि कैसा प्रश्न पत्र में सरल, मध्य स्तर और कठिन प्रश्नों का मिश्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन पेपर है या बिल्कुल ही मुश्किल है कि बच्चा कर ही नहीं पा रहा है। तो एक मिश्रण होना चाहिए जिसमें सही, सरल भी है, इजी वाले भी है, मिडिल उसमें भी है, यानी कि मध्य स्तर के भी है और कठिन भी है। उसके बाद है स्पष्टता और सरल भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए हमेशा, ज़्यादा कोई कठिनाई ना हो। उसके बाद है समय का प्रबंधन। प्रश्न पत्र में समय का ध्यान रखते हुए एक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको यही क्वेश्चन पेपर सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट करना हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो 3 घंटे इसीलिए रखे गए हैं ताकि आप हर एक प्रश्न करने का आपको समय मिल पाए, सही समय मिल पाए। विविध और प्रासंगिक उदाहरण हमें देने चाहिए। तो प्रश्नों में जीवन से जुड़ी स्थिति और वास्तविक दुनिया के उदाहरण शामिल किए जाने चाहिए। जैसे कि आप खुद के DLED के प्रश्न पत्र देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि आपने SCP में क्या किया, SCP में बताओ कि आप बच्चे में कैसे डेवलपमेंट कर पाए। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर एज अ टीचर, या फिर आपसे पूछा जाता है कि एक ये टीचर है, दूसरी ये टीचर है, ये इस तरीके से पढ़ाती है, ये दूसरी इस तरीके से पढ़ाती है, तो बताइए कि दोनों में से कौन सही मेथड यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये क्या होता है, आपको स्थिति के साथ, वास्तविक दुनिया के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार और मूल्यांकन का प्रकार। तो प्रश्न पत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान के साथ साथ उनकी समझ और सोचने की क्षमता को भी मापना होना चाहिए। सारांश में लास्ट में आप लिख दोगे सारांश, कंक्लूजन। अगला प्रश्न देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा भाषा का विकास कैसे किया जा सकता है, उदाहरण देके समझाइए। तो देखते हैं इसका उत्तर। पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब क्या होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़। वे गतिविधियाँ होती है जो शिक्षा के मुख्य पाठ्यक्रम के अलावा विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए की जाती है, ठीक है। ये गतिविधियाँ बच्चों के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद करती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं का उजागर करना और उनके अभिव्यक्ति का विकास करना होता है। इसमें खेल भी होता है, संगीत होता है, कला, नृत्य, अभिनय, कविता पाठ, कहानी लेखन आदि ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे हम प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों में भाषा का विकास पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा कैसे किया जा सकता है वो अब देखते हैं। पहला, कहानी सुनाना और सुनना, ठीक है। इसमें ऐसा होगा, कहानी सुनना और सुनाना, ये गलत है। तो बच्चों को कहानी सुनाना और फिर उनसे उन कहानियों के बारे में सवाल पूछना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आपको भी पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सुना है। दूसरा है रचनात्मक लेखन।
रचनात्मक लेखन हम करवा सकते हैं। बच्चों को अपनी कल्पनाओं से जुड़ी छोटी छोटी कविता या कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उनके शब्दकोश में भी वृद्धि होती है और वो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। तीसरा है वाचन और उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों से सरल कविताओं या गानों का वाचन करवाना चाहिए। इससे उनकी उच्चारण क्षमता बेहतर होती है और वे नए शब्दों को सही तरीके से समझ पाते हैं। जैसे कि नन्हा मुन्ना राही कविता का ही वाचन हम करवा सकते हैं। रोल प्ले करवा सकते हैं और अभिनय करवा सकते हैं। संगीत और नृत्य के माध्यम से भाषा हम सिखा सकते हैं कि बच्चे को गाने और नृत्य के माध्यम से बच्चों को शब्द का सही उच्चारण और उनके अर्थ को समझने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए सपनों का देश जैसे सरल और मज़ेदार गाने से बच्चे आसानी से नई शब्दावली सीख सकते हैं। लास्ट में वही आपको सारांश लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण में सहायक सामग्री की क्या उपयोगिता है? सहायक सामग्री का निर्माण करते समय किस किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए? शिक्षण में सहायक सामग्री यानी कि सहायक सामग्री होता है हमारा टीचिंग एड्स, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें तो पता ही है कि सहायक सामग्री टीचिंग एड्स का उद्देश्य शिक्षण को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाना होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, उसकी रुचि बनी रहे। यह विद्यार्थियों को किसी भी विषय को बेहतर तरीके से समझने और याद रखने में मदद करती है। तो सहायक सामग्री में हम चित्र, चार्ट, मॉडल, वीडियो, मैप्स इन सबको शामिल कर सकते हैं। तो सहायक सामग्री की उपयोगिता देखते हैं। अब समझ में वृद्धि होती है, ठीक है, ध्यान आकर्षित होता है बच्चों का, बच्चों की रुचि जो है वो उत्पन्न होती है, स्मृति में सुधार होता है। जब बच्चा देख के सीखता है कुछ चीज़ तो वो अच्छे से याद कर पाता है, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग हो पाती है, प्रायोगिक अनुभव बच्चे को मिल पाता है। अगला है सहायक सामग्री का निर्माण करते समय क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। सामग्री का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिखरा बिखरा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए उद्देश्य। सामग्री सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। सामान्य रंगों का उपयोग करना चाहिए और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। लास्ट में सारांश लिख देंगे। अगला प्रश्न, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान हिंदी की कक्षा में बच्चों द्वारा किए गए कार्य की जांच करते समय आपने बच्चों की किस प्रकार की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ की पहचान की है, उनका उल्लेख करते हुए बताइए कि आपने इन वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को निराकरण किस प्रकार किया। अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अशुद्धियाँ जो है वो अच्छे से देख के जाइएगा और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए देखते हैं। तो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम यानी कि एसएपी के दौरान ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एसएपी के दौरान आपने हिंदी भाषा की कक्षा में, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि एसएपी के दौरान हिंदी की कक्षा में बच्चों द्वारा किए गए कार्य की जांच करते समय मुझे बच्चों की कुछ भाषाएं जो है और व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ जो है वो देखने को मिली। तो इन पहचानी गई अशुद्धियाँ कौन कौन सी है? पहली तो है व्याकरणिक अशुद्धियाँ, ग्रामर एरर बच्चे कर देते हैं, जैसे कि बच्चों द्वारा सामान्य रूप से क्रिया के रूपों का सही प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वह कल पार्क गया था, तो बच्चे ने वह कल पार्क गई थी लिख दिया, ठीक है। दूसरा है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बच्चा करता है, स्पेलिंग मिस्टेक करता है बहुत ज़्यादा। वाक्य संरचना की अशुद्धियाँ यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर एरर बच्चा करता है। उसके बाद है प्राकृतिक रूप अशुद्धियों का निराकरण आप कैसे कर सकते हैं। व्याकरणिक सुधार हम बच्चे में करवा सकते हैं कि बच्चों को लिंग के भेद बताइए, स्पष्ट कीजिए कि स्त्रीलिंग ये होता है, पुल्लिंग ये होता है, तो बच्चा क्या है उस चीज़ को सही तरीके से समझ पाएगा। वर्तनी सुधार बच्चे को बताइए, समझाइए, अभ्यास करवाइए, ताकि अभ्यास से ही बच्चा जो है वो अच्छे से वर्तनी सुधार कर पाएगा। वाक्य संरचना सुधार, तो इसमें क्या है, मैंने बच्चे को सही वाक्य संरचना सिखाने के लिए व्यायाम करवाया, ठीक है, उन्हें वाक्य निर्माण की विधि और संयोजन समझाया। सारांश आखिरी में आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है, नीरा कक्षा 5 की हिंदी में हिंदी की शिक्षिका है। वह भाषा शिक्षण की कक्षा में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करवाते हुए व्याकरण शिक्षण करती है। बच्चे उसकी कक्षा में क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। उसी विद्यालय में कक्षा 5वीं ब में ममता बच्चों को व्याकरण पढ़ाते समय परिभाषा बताती है, फिर उदाहरण देकर समझाती है। दोनों शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा में उदाहरण का ज्ञान बच्चों को दे रही हैं।
आपकी दृष्टि में किस कक्षा में बच्चे व्याकरण को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे? उदाहरणों के माध्यम से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखते हैं, हमेशा आपको वो ही सही करना है जिसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है, ठीक है? कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें बच्चे की एक्टिव लर्निंग हो रही है। तो नीरा कक्षा 5वीं अ और ममता कक्षा 5वीं ब में दोनों शिक्षक हिंदी व्याकरण सिखाती है, लेकिन उनकी शिक्षण विधियाँ जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है। नीरा अपनी कक्षा में क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों को व्याकरण सिखाती है, जबकि ममता परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से व्याकरण की समझ देती है। तो नीरा की कक्षा का तरीका क्या है कि नीरा अपनी कक्षा में बच्चों को व्याकरण के सिद्धांत को समझाने के बजाय क्रियाकलापों में माध्यम से सिखाती है। इससे बच्चे की क्या होगी, रुचि जो है वो उत्पन्न होगी, बच्चे को वास्तविक अनुभव मिलेगा और बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। वहीं ममता की कक्षा का तरीका जो है वो परिभाषा और उदाहरणों का उपयोग करके वो सिखाती है। इस तरीके से बच्चों को व्याकरण की अवधारणाओं को अच्छे से समझने में अवसर मिलता है। हालांकि यह तरीका अधिक स्थिर और सरल होता है, लेकिन इसमें बच्चों को व्याकरण की कठोरता का एहसास हो सकता है। बच्चा जो है व्याकरण से नफरत भी करने लग सकता है, क्योंकि व्याकरण बच्चे को इंटरेस्टिंग नहीं रख पाएगी, बच्चा रुचि नहीं उत्पन्न कर पाएगा, ठीक है? तो नीरा की कक्षा में बच्चे व्याकरण को अधिक अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि नीरा क्रियाकलाप आधारित तरीका उन्हें व्याकरण को व्यवहारिक और रचनात्मक तरीके से समझने में मदद करता है। तो बच्चों को शब्दों, वाक्य और उनके प्रयोग को अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है। यह तरीका बच्चों की सक्रिय भागीदारी और रुचि को बढ़ाता है, जिससे उन्हें व्याकरण की गहरी समझ मिलती है, ठीक है? तो सारांश आखिरी में लिखेंगे और उदाहरण में भी कुछ आप लिख सकते हैं। तो यही था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, इसमें यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल ही अभी के अभी, क्योंकि आपके पूरे एग्ज़ाम में मैं आपके साथ रहने वाली हूँ और आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके सेकेंड ईयर में भी मैं आपके साथ ही बनी रहूँगी, इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है अब तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, अब मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।